नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी की खास बातचीत में आपका स्वागत है। अभी हम तमिलनाडु के चेन्नई में हैं। यहाँ पे हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। यहाँ पे वो जो वर्किंग क्लास इन कंडीशंस है, तमिलनाडु एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। श्री पेरुम्बदूर एक बड़ा ऑटोमोबाइल पार्ट्स का एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पे हम साथी बात कर रहे हैं टीएन लेबर के साथी चंद्रिका और वेंकट से। टीएन लेबर एक ऐसा स्पेस है जहाँ लोग लगातार 10 सालों से वर्किंग क्लास मीडिया में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वर्कर्स यूनिटी की भी जब हम लोगों ने स्थापना की थी तो हमारे इंस्पिरेशंस में कहीं ना कहीं वर्कर्स यूनिटी के शुरुआत में टीएन लेबर का एक मॉडल हमारे सामने रहा है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए वर्किंग क्लास में आज क्या हो रहा है, लॉकडाउन्स में क्या हुआ और चुनाव के इर्द गिर्द वर्किंग क्लास के मुद्दे क्या हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रिका और वेंकट हैं। चंद्रिका, आपका स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले ये बताइए, ये इस तरह का स्पेस जिसमें वर्किंग क्लास मीडिया जो लगातार मज़दूरों के मुद्दों के आसपास रिपोर्टिंग हो रही है, उसकी एनालिसिस आप कर रहे हैं, उसके आर्टिकल्स, उसके साथ एक इंटरेक्शन, इस तरह की मीडिया का ख्याल कैसे आया और उसकी पिछले 10 सालों की जर्नी क्या है? तो टीएन लेबर ब्लॉग या तोलिलालर कूडम, तमिल में तोलिलालर कूडम कहते हैं। तो इसका शुरुआत एकदम ऑर्गेनिक हुआ। क्या हुआ कि हम सब एक्टिविस्ट थे तब। यहाँ तो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स बहुत सारे एसीजस आए थे तमिल चेन्नई के आसपास, श्री पेरुम्बदूर, ओरागडम, इस जगह में। तो हमारा सोच था कि बहुत सारे लैंड्स वो एग्रीकल्चरल लैंड्स को कन्वर्ट करके इंडस्ट्रीज़ को देके ये शुरुआत करते थे। उनका कहना था कि ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत मिलेंगे, बहुत क्रिएट होगा। तो इसलिए वो था, दैट वाज देयर जस्टिफिकेशन फॉर कन्वर्टिंग दिस एग्रीकल्चरल लैंड इनटू इंडस्ट्रियल लैंड। तो हमको एक क्वेश्चन आया था कि कैसे वो हो रहा है, कैसा क्या काम मिल रहा है मज़दूरों के लिए, उस स्थिति क्या है। तो इन सब को हम देखने गए थे। तो तब तो नोकिया एसीजेड एक बड़ा एसीजेड था कि नोकिया, अब हमको पता है कि एक बड़ा मल्टीनेशनल था। वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज यहाँ आके एसीजेड बिल्ड करने का एक कंपनी था। तो हम गए तो हम देखे थे कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि वो वर्कर्स का ट्रेनिज थे, उनका परमानेंट नहीं हुआ। कौन सा साल था? ये तो 2010-11 का। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो वी गॉट टू हियर अबाउट इट। और वो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ ने ज़्यादातर इसमें रिपोर्ट नहीं किए, या रिपोर्ट किए तो कि कहते थे कि ये सब ये कम्युनिस्ट आके ये कर रहे हैं, या ये तो बड़ा अच्छा उनको जॉब मिल रहा है, ऐसे ही पोर्ट्रे कर रहे थे। तो मज़दूरों का जो वॉइस था वो नहीं निकल रहा था। तो इसलिए हमको सोचा था कि ये किसी न कुछ हम डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही तोलिलालर कूडम शुरू हुआ। तो इनिशियली एक डॉक्यूमेंटेशन का स्पेस था। फिर और लोग आए, वेंकट आए, तो हमको सोचा था कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन स्पेस नहीं है, ये एक एक्टिव मीडिया होना चाहिए, कि वर्किंग क्लास मीडिया होना चाहिए। क्योंकि वर्किंग क्लास का जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेड यूनियंस है, तो वो सब आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो उनका जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादातर कंपनीज़ के साथ और स्टेट के साथ ही काम कर रहे थे। तो इसलिए हम सोचा थे कि ये एक्टिव मीडिया चैनल होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको अभी मीडिया चैनल बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम ज़्यादातर यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ज़्यादा है तमिल चेन्नई के आसपास में, वहाँ जो कंपनीज हैं। और चेन्नई में बहुत सारे सर्विस सेक्टर वर्कर्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके इश्यूज़ को लेकर भी बात करते हैं। तो इसी से हमारा एक अगला सवाल ये है कि ये जो चेन्नई इंडस्ट्रियल बेल्ट जिसको बोलते हैं, चेन्नई से पेरुम्बदूर इलाका जो है, उसमें किस तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, किस तरह के उद्योग धंधे और सर्विस सेक्टर के लोग हैं, और इसका क्या वर्किंग कंपोजिशन है?
तो चेन्नई में तो 80s से इंडस्ट्रियल बेल्स होते रहते हैं कि स्मॉल लेथ्स और ये सब कंपनीज थे रहते थे, लाइक अम्बत्तूर, गिंडी, ये सब बहुत इंडस्ट्रियल बेल्स हैं। तो अभी 2000 से ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज 90 एंड से 2000 में बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज और ऑटो पार्ट्स कंपनीज शुरू हुए हैं। तो आप तमिलनाडु, चेन्नई के बाहर श्रीपेरुम्बदूर, ओरगडम, वल्लम, यहाँ जो सिपकॉट्स हैं, तो वहाँ ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, कार व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरर्स, ये सब एक इकोसिस्टम है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत आए थे। नोकिया एक बड़ा कंपनी था, अभी नोकिया चली गए, पर फॉक्सकॉन और फ्लेक्सट्रॉनिक्स, सालकॉम, ये सब हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, और नॉर्थ चेन्नई में ओल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है कि वहाँ से लाइक 70s 80s से जो भी वो भी ऑटोमोबाइल के रिलेटेड या पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनने वाले पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं। तो ये एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हो रहा है, उसमें वर्कर्स का काम के बारे में हम लिखते हैं। वेंकट, ये इलेक्शन का सीज़न है, लगातार 5 राज्यों में विधानसभा हो रहा है, कुछ राज्यों में हम लोगों ने भी गए। तमिलनाडु एक अलग प्रदेश है, नॉर्थ इंडिया से हम देखते हैं तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु की एक अभी अलग छवि बनती है। तमिल नेशनलिटी का भी क्वेश्चन यहाँ पे है, माइग्रेंट वर्कर के साथ भी बहुत बार कुछ कंट्रडिक्शन की खबरें आती हैं। इन सब दौर में जब लगातार केंद्र में ऐसी सरकार है जो बहुत हिंदी का इम्पोजिशन भी है, एक हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स भी करती है, उसमें इस इलेक्शन में कोई ऐसे मुद्दे जो वर्किंग क्लास से डायरेक्ट जुड़े रहे और जो लॉकडाउन के दौरान जो विस्थापन या जो वर्कर्स का एग्जॉडस, मास एग्जॉडस हुआ, उसका कोई एक मुद्दा बन पाया इस चुनाव में? यहाँ तो ये इस इलेक्शन में एक प्रधान मुद्दा ये हुआ कि हम भाजपा के साथ हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है यहाँ पे। और इसी बात में बहुत सारे मुद्दों जुड़े हैं। तो मज़दूरों के बात भी जुड़े हैं, किसानों के आंदोलन, उसका एक इन्फ्लुएंस भी है, और उसके ज़्यादा सब नेशनलिज्म और हिंदी का इम्पोजिशन और केंद्र राज्य का इम्पोजिशन का मुद्दा भी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ आप सबको जानते होंगे कि यहाँ का एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर जयललिता थी, और 2016 में 2014 और 2016 दोनों समय उनका एक प्रधान चुनाव मुद्दा ये था कि बीजेपी को यहाँ अकाउंट भी नहीं खोलने देंगे। लेकिन उनका मृत्यु होने के बाद एक्सपायर्ड इन 2016 में तो बीजेपी ने यहाँ उनका पार्टी का कब्जा कर दिया है, और ये यहाँ का लोगों से बहुत विरोध हो रही है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू था इसमें। लेकिन इससे ये भी जुड़ा हो गया कि जीएसटी, जब कोविड के समय जीएसटी का पैसा, हमारा पैसा नहीं आया था, तो यहाँ का केंद्र तमिलनाडु सरकार का बहुत दिक्कत हुई है, और उसका प्रभाव भी हमारा बजट में भी हुई है। और इसी के कारण यहाँ जो लिकर सेल्स है ना, इसी के दौरान बहुत सारी पैसा आती है। तो यहाँ का सरकार लिकर सेल्स को बढ़ा रही है, क्योंकि उनका पैसा आने के लिए कोई भी एक अलग रास्ता नहीं है। तो ये यहाँ के लोगों को विरोध हो रही है। तो इसीलिए यहाँ का एडीएम के सरकार को भी बीजेपी के साथ जुड़े होने के लिए नष्ट हो रही है। हमने जब लोगों से जाके हमारा तोलालकुरम के माध्यम से हमने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें बहुत सारी बात आती है जो मजदूर के जुड़े हुए हैं। कि एक मुद्दा ज़रूर आती है कि तनख्वाह, वेजेस बहुत कम है, और हमको हमारा वेजेस बढ़ा दीजिए, हमारा
मिनिमम वेज दे दीजिए और मिनिमम वेज को भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ का कंडीशंस ऐसी है कि चेन्नई जैसा शहर में तो लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसके उपलब्ध मिनिमम वेजेस नहीं है। तो ये मुद्दा आती है कि हमको इसको फ्री में देना, उसको फ्री में देना, वो सब नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर तनख्वाह दे दीजिए। और ये भी आती है कि अब अभी जो लेबर लॉस हुए हैं ना, उससे भी डायरेक्टली विरोध नहीं कर रहे हैं कोई, क्योंकि उस लेबर लॉस का पूरा ज्ञान नहीं है यहाँ पे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर का नहीं होना है, तो उस मुद्दे पे बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स जुड़े हैं कि यहाँ इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं करना है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कम करके परमानेंट जॉब्स दे दीजिए। और यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत बढ़ रही है, स्पेशली कोविड के बाद बहुत बढ़ रही है। और मोदी जी ने बहुत सारे समय कहा कि 2 करोड़ जॉब्स दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनीज में भी, रेलवेज, बैंक्स, वहाँ पर भी लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का पोस्टिंग होने वाले भी बहुत सारे लोग हिंदी बोलने वाले हैं, सेंट्रल इंडिया से आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, वहाँ से आते हैं और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो रही है। ऑफ कोर्स माइग्रेंट वर्कर्स का बात है, बहुत सारे समय से माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं और उनसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का माइग्रेंट्स आएंगे तो उनका तनख्वाह कम हो जाएगा, और हो भी रही है। बहुत सारे फैक्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन में तनख्वाह कम हो रही है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब सीकिंग, लॉट ऑफ पीपल सीकिंग दीज जॉब्स। तो यहाँ पे एक पार्टी ने, डीएमके, जो हो सकता है वो जीत जाएंगे इस बार, वो कहे हैं कि 75% जॉब, जस्ट लाइक हरियाणा ने किया, उसी समय ये लोग भी कहे कि 75% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ का लोगों को देना पड़ेगा, रिजर्व करेंगे। लेकिन इसका क्या होगा या नहीं होगा इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन ये प्रधान अपोजिशन पार्टी ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में रखा है। तो ये सब बात फ्रंट पे आ रही है। और एक और बात किसानों के जुड़े बात यह है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स, लाइक वो एक प्लान है कि मीथेन एक्सट्रैक्ट करेंगे तंजावुर बेल्ट में, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि वहाँ का किसान इसका विरोध है। और एक और मुद्दा है कि सेलम से चेन्नई के लिए एक अलग रास्ता करेंगे, 8 लेन का हाईवे बनाएंगे। अभी एक रास्ता है और बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, एक और बनाना चाहते हैं। उसमें दोनों, यहाँ का चीफ मिनिस्टर सेलम से आते हैं, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है, और गडकरी जी भी बहुत सारे समय उसके बारे में बात की है, और ये नेशनल हाईवेज का प्रोजेक्ट है। तो इसमें भी बहुत सारे किसान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका लैंड एक्वायर हो जाएगा। और लेकिन इतना विरोध होने के नाते एक बार प्रोजेक्ट वापस ले ली गई है, लेकिन अभी इनका अगेन अप्रूवल्स हो रही है। और ये भी लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी ने इसको पुश कर रही है, क्योंकि उनका मिनिस्ट्री और उनका लोग को फ़ायदा मिलेगा और यहाँ का किसानों का प्रॉब्लम। एक सवाल ये है, आप कुछ जोड़ना चाहिए? हाँ, एक बात कहना चाहती थी कि जो लेबर कोड्स में जो वेंकट कह रहा था, एक और है जिस सेंटर और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि लेबर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ठीक है। तो यहाँ तो दो तीन एक्ट में 2-3 चीज़ें जो जुड़े हुए हैं, तो वो ये परमानेंसी के लिए थोड़ा बहुत आसान रहा था कि वी हैव एक एक्ट है कि परमानेंट कन्फर्मेंट ऑफ परमानेंट एक्ट, कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में है उसमें एक वर्कर 480 डेज कंप्लीट करने के बाद उनको परमानेंट करना ही पड़ेगा। और ये भी है कि अभी इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में भी एक अमेंडमेंट किए हैं कि
ये मज़दूरों जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं ना और परमानेंट वर्कर्स हैं, जो एक एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की परसेंटेज एक परसेंट में होना होगा कि वो परसेंट अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं। वो भी बात हो रहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट 30% पूछ रहे थे और यूनियंस ने कह रहे थे कि 5 to 10% के आगे नहीं होना चाहिए, 90% फिक्स परमानेंट वर्कर्स ही होना चाहिए। तो ये सब जो प्रोग्रेसिव पार्ट्स हैं, तो अभी नहीं पता रहा है कि ये लेबर कोड आने के बाद उनका स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग को जो चीज़ है कि उनका परमानेंट वर्क चाहिए, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हमका थोड़ा एक होता है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है तो लड़ने के लिए भी आसान होता है, आप यूनियन के द्वारा लड़ सकते हैं और आपका स्थिति थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तो ये भी इनका कि अभी क्या होगा कि लेबर कोड्स के बारे में, ये सब एक्ट्स का क्या होगा ये भी नहीं पता है। तो दीज आर क्वेश्चंस दैट लेबर मूवमेंट इज आस्किंग। ओके। वेंकट, जो पूरा लॉकडाउन हुआ पिछले साल मार्च में, उसके बाद जो त्रासदी हुई, जो क्राइसिस हुआ, बहुत सारे वर्कर्स नॉर्थ इंडिया के भी यहाँ से माइग्रेट करके वापस अपने घर गए। अभी क्या स्थिति है? क्या उन लोगों आना वापस शुरू हो चुके हैं, आ चुके हैं, और इंडस्ट्री क्या अपने फुल स्पेस, फुल स्ट्रेंथ पे वापस पहुँच गई है? हाँ, उस समय बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि एक ही दिन में तय हो गया कि सब लॉकडाउन है। और उस समय 1-2 हफ्ते के लिए लोग सोच रहे थे कि रुकेंगे, लेकिन उसके बाद मज़दूरों को यहाँ रुकना बहुत प्रॉब्लम हो गया। और सरकार के तरफ से बहुत फैसिलिटीज़ नहीं मिला था, खाने पीने के व्यवस्था से रेंट का किराया देने के लिए प्रॉब्लम था, और ट्रेन्स भी नहीं था। उस समय बहुत सारे लेबर एक्टिविस्ट और लेबर यूनियंस उन लोगों को बहुत हेल्प किया थी, और हम ट्रेन्स के लिए लॉबी भी किए थे। और उसके बाद ट्रेन्स चालू हुआ और बहुत सारे लोगों को टिकट दिला के, टोकन्स दिला के उनको वापस भेजे गया था। लेकिन उसके बाद ये हो गया कि बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते बात करेंगे हैं कि वहाँ पे काम नहीं है, और वो 3-4 महीने के बाद वापस आने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर भी कंपनीज चालू होने के लिए स्टार्टेड, एंड वो लोग अपने एजेंट्स के साथ, अपने कुछ एनजीओज़ के माध्यम से इन लोगों को वापस लेकर आए थे। हमने इसका इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वापस आने में किस तरह का जॉब्स मिलेगी और किस तरह का तनख्वाह मिलेगा, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या माहौल होगा यहाँ पे। लेकिन कंपनीज उनके एनजीओज़ के माध्यम से और उनका फंडिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग को वापस लेकर आए हैं। और अभी तो इंडस्ट्री, फिर कोविड के पहले भी कुछ बिजनेस डल थी, इसीलिए इतना ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी नहीं था, और अभी उसी स्थिति पहुंच गई है। ऑटो सेक्टर तो बहुत रिबाउंड दिखाई है, गारमेंट्स और उसमें भी काम फुल फ्लेज चल रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी भी बहुत लो में है, और इसीलिए डेफिनेटली माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो वो ज़रूर कम होगी, उसमें तो इतना मजदूर नहीं वापस नहीं आएंगे। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स अभी ऑलमोस्ट कोविड के पहले कैसा था उसका रीच हो गया है। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वापस काम पे हैं। तो हमारा कुछ इंफॉर्मेशन हियर से इंफॉर्मेशन है, इतना फुल फ्लेज्ड सर्वेस नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अप टू 50 to 60% ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे। परमानेंट वर्कर्स तो ज़्यादातर काम पे हैं, और उनका वेज एग्रीमेंट्स भी आ रहा है, और उसमें बड़ा इंक्रीज भी मिल रहा है उन लोगों को। तो यही हाल है। चंद्रिका, जैसा वेंकट ने बोला, और मैं पिछले 5-6 दिनों से लगातार टीएन लेबर के वेबसाइट से भी और डिफरेंट न्यूज़ माध्यम से भी पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति लगभग सुधर गई है।
और वहाँ पे सेटलमेंट्स की प्रक्रिया भी चालू हो गई है, कहीं वेज रिवीजन वेज सेटलमेंट हुए हैं। कुछ डिटेल्स बता पाएंगे कि पिछले महीनों में कुछ जो वेज सेटलमेंट्स हुए हैं ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर्स में? अभी तो वेज सेटलमेंट्स हो रहा है कि 5-6 कंपनीज में जो जो हमको पता चला है कि एक तो आपको पता है एक तो अपोलो टायर्स में एक वेज सेटलमेंट अभी हो रहा है। अभी तक नहीं साइन किए हैं, पर एक प्रक्रिया चल अभी रही करेंगे एक दो दिन में। और ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स में भी एक और कंपनी में अभी सेटलमेंट हो रहा है। और जी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो उन वहाँ भी अभी सेटलमेंट की बात चल रहा है। और रेनॉल्ट निसान आपको एक कंपनी है जो निसान का रेनॉल्ट का कार का मैन्युफैक्चरर है, तो वहाँ भी 1-2 साल का एक दो साल का अभी वेज डिस्कशन हो रहा था। तो ये क्या हो रहा है ना, एक कि लॉकडाउन की द्वारा में लॉट्स ऑफ वेज एग्रीमेंट्स का बात तो पोस्टपोन हो गए हैं। कि एक ये भी है कि अभी 5-6 ये जो आ रही हैं कि वो जो भी पोस्टपोन हुए हैं अभी फाइनलाइज हो रहे हैं। तो वेज एग्रीमेंट डिस्कशंस और वो सब हो रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रगल्स आर आल्सो गोइंग ऑन एक्चुअली। कि पहले जब लॉकडाउन के बाद बहुत सारे स्ट्रगल्स थे कि वर्कर्स तो थोड़ा बहुत डरते कि कंपनी शुरू किए तो कैसा स्थिति होगा, कोविड आएगा या नहीं। तो उसका द्वारा में लाइक स्ट्रगल्स वर हैपनिंग। एमआरएफ में एक स्ट्राइक भी किए हैं, क्योंकि वो गए थे 10 दिन में कोविड का वहाँ का वो ज़्यादा हो गए। तो बट द मैनेजमेंट वाज नॉट विलिंग। वो तो उनका देखने के लिए या प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए वो तैयार नहीं थे, तो दे वेंट टू स्ट्राइक। सो वो सच स्ट्रगल्स हो रहे थे। तो फिर थोड़ा बहुत स्पष्ट होने के बाद अभी वो एक वर्कर्स तो अभी काम करने के लिए शुरू किए हैं, जिसमें वेंकट में कह रहे थे। अभी जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं कि फिर जो प्री कोविड के टाइम में कैसा था कि यूनियनाइजेशन का स्ट्रगल्स हो रहा है, यूनियन रिकग्निशन का स्ट्रगल्स हो रहा है। अभी 3-4 महीने के पहले मागना कंपनी एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, तो वो उन लोगों ने अभी 2-3 महीने का स्ट्रगल किए थे। तो उनका स्ट्रगल था कि जो यूनियनिस्ट कर रहे थे, तो कंपनी ने जो भी यूनियन लीडर्स थे का काम कर रहे थे, तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कर दिया। तो उनका कहना था कि आप कोविड में हैं, आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं। तो इसके लेके वो एक बड़ा सा लंबा सा स्ट्रगल दिए और वो जीत भी गए। तो कंपनी ने ट्रांसफ़र ऑर्डर को फिर वापस कर दिए और जो भी सस्पेंड हुए उनको वापस दिए हैं। तभी रॉयल एनफील्ड में एक और स्ट्रगल हो रहा है। रॉयल एनफील्ड में कंपनी के द्वारा एक यूनियन को रजिस्टर करके उसको इलेक्शन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, पर ज़्यादातर वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स तो एक और यूनियन के से जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि आप हमारा यूनियन को रिकग्नाइज़ कर लो, हम तो मेजॉरिटी यूनियन है। तो वो सच स्ट्रगल्स भी हो रहे हैं। तो वेज एग्रीमेंट, ये जो भी परमानेंट वर्कर्स का स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ यूनियन रिकग्निशन, वो भी चल रहा है। तो इसमें एक और बात है। तो चंद्रिका जी कह रही थी कि किस तरह का स्ट्रगल्स हो रहे हैं, और इसमें एक इशू है कि फॉर एग्जांपल जिमखाना क्लब और एक अनदर क्लब थी, रिक्रिएशनल क्लब है, जहाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे। उन लोगों का पूरा का पूरा जो 50% वेज कट किए थे उन लोगों को कोविड के समय में, और उसका आगे खिलाफ जब स्ट्रगल हुआ था सभी को काम से निकल गए थे। वो स्ट्रगल अब पूरा हो गया है और पैसा नहीं मिलेगा, उस समय का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो वापस ज़रूर काम पे जाएंगे। लेकिन अभी चेन्नई में और तमिलनाडु में कोविड का केसेस
बढ़ रही है। और इलेक्शन के बाद जीओ आई है कि बहुत सारे चीज़ें को कट करने के लिए एंटरटेनमेंट और उसको भी 50%, थिएटर में 50% कैपेसिटी होनी है और काम पर भी 50% का करना है। लेकिन एक साल के बाद कोई लर्निंग्स नहीं है। तो अभी जब लोग फैक्ट्री के जाएंगे तो कोई नया लर्निंग्स के साथ नहीं जाएंगे कि कैसे हम कोविड को फेस करेंगे। अभी यही होगा कि इफ़ कोविड केसेस रेज होती जाती है और गवर्नमेंट लॉकडाउन अनाउंस करेगी या पार्शियल लॉकडाउन भी ज़्यादा करेगी, तो हम उसी हाल में होंगे जब हम एक साल के पहले थे। कोई प्लानिंग नहीं है और कैसा हम काम को कम करके कम लोगों के साथ फैक्ट्रीज को और सर्विस सेक्टर को चालू रखेंगे, उसका कोई प्लानिंग नहीं हुआ है। तो हमारा सोच है कि रिपीट टेलीकास्ट होगा 1 और साल का, और बहुत सारे लोग स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में जो है तो अगेन बहुत पॉवर्टी में पुश हो जाएंगे। चंद्रिका, जैसे इससे पहले आपसे बात भी हो रही थी तो चेन्नई या कोई भी महानगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, सर्विस सेक्टर में काम करता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बाहर जो सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, उनके वर्किंग कंडीशन क्या है और उसमें कोई स्ट्रगल्स की कोई संभावना है, और उस पर जो अलग अलग संगठन हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई क्या प्रयास दिख रहा है? तो तमिलनाडु एक बड़ा शहर है, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है कि बहुत सारे सर्विसेज यहाँ होते हैं कि तो यहाँ बड़ा आईटी सेक्टर भी है कि और आईटी सेक्टर को सर्विस करने के लिए आप अभी लाइक वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस करने के लिए आप अभी बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स आए हैं। जो इनफॉर्मल की मतलब जो जैसा वर्कर्स को वो ट्रीट करते हैं वो इनफॉर्मल है, पर लाइक वो तो बड़ा बड़ा कंपनीज हैं कि मैन पावर देते हैं कि सिक्योरिटी का एक है, जैनिटोरियल सर्विसेज, हाउस कीपिंग का, ये सब लाइक बड़ा कंपनीज जो 5,000 10,000 लोगों को रखते हैं, पर एक दो तीन को एक इंस्टीट्यूशन को पेज के वहाँ काम करने के लिए वो करते हैं। तो ये सब देर आर सच बिग सेक्टर्स वो भी हैं, और डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं कि ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो यह बहुत इनफॉर्मल, आपको तो पता है कि 80-90% ऑफ इंडिया को इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। तो संगठन तो हैं क्योंकि जो लेफ़्ट का यूनियंस भी है, इंडिपेंडेंट यूनियंस भी हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं कि जिसे डोमेस्टिक वर्कर्स को वर्कर का रिकग्निशन मिलवा के उनको मिनिमम वेजेस में उनको मिनिमम वेजेस फिक्स करने का, ये सब संगठन होते ही रहते हैं। पर दिक्कत तो होते ही रहते हैं क्योंकि ये सब दे आर लाइक फुट लूज वर्कर्स, और एक जगह में जैसे लाइक इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक जगह में आते हैं तो लाइक उनको ऑर्गेनाइज करने का आसान होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि फिर भी तमिलनाडु को आपको पता होगा कि एक हिस्ट्री है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहाँ बड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग और कैंपेन हुआ कि, और उसके द्वारा ही आपको यहाँ भी तमिलनाडु में भी और सेंटर में भी एक 2 एक्ट्स आए हैं कि यहाँ तो वेलफेयर बोर्ड का एक्ट भी आए, और फिर सेंटर में भी बिल्डिंग वर्कर्स का एक्ट आने के लिए ये सब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। फिर भी उनको रीच करने के लिए तो दिक्कत होती है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड का टाइम में इनकी मुद्दे ही बहुत विजिबल होते थे कि कैसे उनका लाइक तनख्वाह मिलेगा। लाइक आपको पता है कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सबको तनख्वाह देना पड़ता है, और ये भी हुआ था कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज थे लाइक मोस्ट ऑफ देम दे पेड देयर वर्कर्स एक्चुअली ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। पर गारमेंट सेक्टर जो भी इनफॉर्मल वर्कर्स लाइक वो मोर इनफॉर्मलाइज्ड वर्कर्स वेयर दे डिडंट गेट पेड, उनका तो तनख्वाह नहीं मिल रहा था।
और जब माइग्रेंट वर्कर्स वो वेंकट आपको ज़्यादातर पता चल पाएगा, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स उनका तो वापस जाना पड़ता था, पर उनका तनख्वाह का यहाँ नहीं मिल नहीं रहा था, था। हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते रहता है। तो इनका प्रॉब्लम्स आते रहता है जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दे वर प्रोटेस्टिंग सेइंग दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर वेजेस ड्यूरिंग कोविड। ये सब प्रोटेस्ट होते तो फिर बाहर आता है, नहीं तो वो इनविजिबल हो जाते हैं। तो उनको मिल के उनका स्टोरीज को बाहर लेने के आने के भी हमको भी मुश्किल होता है, और ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत मुश्किल होता है। सो वेंकट, इसी से हमारा अंतिम सवाल ये है कि जैसे चंद्रिका भी बता रही थी कि एक बहुत बड़े जो मुद्दे हैं वर्किंग क्लास के, वो बहुत इनविजिबल रह जाते हैं। जो मीडिया का आज स्वरूप है और जो जिस तरह का ऑर्गेनाइज कॉरपोरेट मीडिया है, उसमें वर्किंग क्लास के बारे में कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट करना अब ज़्यादा से ज़्यादा नामुमकिन दिखता जा रहा है। तो जिस स्पेस में आप हैं, टीएन लेबर आप लोग चलाते हैं, जिस स्पेस में हम लोग हैं वर्कर्स यूनिटी चलाते हैं, क्या आप देखते हैं कि सोशल मीडिया और इस तरह के ब्लॉग्स और इस तरह के वीडियो चैनल्स के थ्रू इस तरह के मीडिया चैनल्स का इम्पोर्टेंस और उसका भविष्य क्या देखते हैं? किसी भी क्लास स्ट्रगल के लिए और किसी भी स्ट्रगल के लिए उसी क्लास का एक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ का मज़दूरों का न्यूज़ बहुत सारे मीडिया में छपती है। इस तरह नहीं है कि उस न्यूज़ को कम्प्लीटली बॉयकॉट हो जाती है, नहीं है। लेकिन कोविड के समय में भी बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इन न्यूज़ को बारे में लिखा था और दिखाया था। लेकिन ये होती है कि जब एक मिडिल क्लास इशू होती है या बिज़नेस का इशू होती है, उसका कवरेज इतना ज़्यादा होती है और इसका पॉलिसी को पुश करने के ताकत से वो लिख जाती है, वो बात किया जाती है, फिर रिपीटेडली उसका डिस्कशंस होती है। उस तरह का डिस्कशंस वर्किंग क्लास इश्यूज़ में नहीं होती है। ज़्यादातर क्या हो जाती है कि एक या दो बहुत गंभीर इशू को दिखाते हैं, जब लोग पैदल चलते हैं या कोई गायब हो जाते हैं, लाइक कोई घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, उस समय तो बहुत मीडिया हाइप होती है और उसके बाद डिस्कशन में नहीं रहती है। तो मज़दूरों के लिए उनका पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में, उनका पॉलिसीज़ के लिए पुश करने में, सरकार को पुश करने में ये सहायता नहीं देती है। ज़्यादातर ये हो जाती है कि हम कोई पॉलिसीज़ को मज़दूर वर्ग पुश करेंगे, तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पत्रकार होते हैं, लिखते हैं, वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो इसके खिलाफ ही बात करते हैं। तो मज़दूर वर्ग का बात और सोच पे ऊपर नहीं आती है, वो विजिबिलिटी नहीं मिलती है और उन लोगों को भी ऑर्गेनाइज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये क्या कहते हैं, ये गैप को फिल करने के काम वर्कर्स यूनिटी जैसा पत्रिका और तोड़लाल कुडुम जैसा पत्रिका करना चाहिए। और इसी सोच से हम शुरू किए थे और इसी सोच से हम काम भी कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की ताकत इतना ज़्यादा है कि हम पूरे के पूरा मज़दूरों का आइज़ और ईयर्स को खींच नहीं सकते हैं, लेकिन इस बात को कंसिस्टेंटली हम कहते रहेंगे और इन लोगों का सोच और विचार और बात को हम पब्लिश करते रहेंगे, तो अभी नहीं तो भी फ्यूचर में ज़रूर हम इस वर्ग का एक पत्रिका बन सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है स्ट्रगल के लिए भी। यही है हमारा। चंद्रिका, आप उस पर कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ, तो मैं एक इंस्टेंस दिलाना चाह रहा था कि जो वेंकट ने कह रहे थे, यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर कुछ स्ट्रीट वेंडर्स थे। स्ट्रीट वेंडर्स को हिंदी में नहीं मैंने बताया कैसा
कैसे कहने, फुटपाथ पे जो दुकान होते हैं। फुटपाथ का दुकान है। हाँ। ओके, तो एक दिन उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल आके उनको निकाल दिए, क्योंकि वहाँ एक बीजेपी का फंक्शनरी वो इंस्टीट्यूट आ रहे थे, तो उनका वो सब इंस्टीट्यूट का पूरा वो जो भी रोड है ना, उनको बहुत क्लीन दिखाना चाहते थे। तो इसको लेकर एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इंफॉर्मेशन आए थे, और हम भी उसको लेकर लिख रहे थे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहते थे कि ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे उनके वो रहते थे को लाइक यही गवर्नमेंट ऑफिशियल का वर्जन था कि वो रहते थे वो जो भी वहाँ हंगामा रहते करते हैं हैं। उनका बात हंगामा करते हैं, वैसे ही लिख रहे थे। हम जाके उनको बात किए हैं, वो स्टूडेंट्स को भी बात किए हैं कि उनको वो इंस्टीट्यूट है कि स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी हम बात किए हैं। तो वो वैसा नहीं था। वो स्ट्रीट वेंडर्स होने के बाद वो स्टूडेंट्स वेर फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड। उनका तो आके जाके को आसान था, क्योंकि कुछ लोगों तो आता वेरी लाइवली प्लेस हो जाता है ना। जब भी दुकान और होते सस्ते खाने भी मिलते हैं। सस्ते खाने मिलते हैं, वो हैंग आउट प्लेस होता है। तो वो सब होता है। तो जैसे वो एक इश्यू को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पोर्ट्रे करते हैं और जो एक वर्कर्स को मीडिया पोर्ट्रे करते हैं, वो सब अलग होता है। तो उनके लेकर हमका और सब इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये होता है कि ये तो पब्लिक प्लेस था। ओके, उनके वो पब्लिक प्लेस में किसी के जुड़े हुए हैं कंट्रोल। ओके, हु हैज़ अथॉरिटी एक्सेस एंड अथॉरिटी टू दोज प्लेसेस। एक ऐसे वो एक ऑफिशियल डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं, नहीं दुकान रख सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स होता है। तो वो इसलिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक मीडिया वर्कर्स का जो मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो इम्पॉर्टेंट होता है। पर मज़दूरों को ये भी सोचना पड़ता है कि ये ऐसा इंडिपेंडेंट मीडिया सिर्फ खुद नहीं जा सकते हैं, कि वर्कर्स की भागीदारी भी है और सॉलिडारिटी भी होना चाहिए। तो वर्कर्स इसके ज़्यादातर जुड़े हुए तो मीडिया तो बड़ा हो सकता है मेरे ओपिनियन में। धन्यवाद वेंकट एंड चंद्रिका बात करने के लिए। जुड़े रहिए वर्कर्स यूनिटी से। हम तमिलनाडु से और भी खबरें लेके आएंगे। धन्यवाद।